the comment section. I would be happy to answer that. Now, Ernest Gellner, in his book Nation and Nationalism, highlighted that it is not the case that already formed nations create their own justification through the ideology of nationalism, but rather the nations are made by nationalism. Nations are created by the ideology of nationalism. Now I am going to explain this point, what Gellner has talked here. गेलनर ने अपनी बुक के अंदर, इनकी बुक का नाम था नेशन एंड नेशनलिज्म, तो नेशन एंड नेशनलिज्म के अंदर गेलनर ने बोला कि इट इज नॉट द केस दैट द ऑलरेडी फॉर्म्ड नेशंस क्रिएट देयर ओन जस्टिफिकेशन थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। ऐसा नहीं था कि पहले से ही एक नेशन बना हुआ है, फिर बाद में नेशन बन गया, उसके बाद में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करी नेशनलिज्म के लिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रादर ही सेड कि नेशंस आर मेड बाय नेशनलिज्म। इन्होंने बोला कि पहले नेशनलिज्म डेवलप हुआ और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से फिर आपका नेशन कंस्ट्रक्ट हुआ। सो दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो ओके, बिल्कुल ठीक से रिकॉर्डिंग हमारा हो रहा है। आगे देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्नेस्ट गेलनर ने आपका ये बात बोली कि पहले तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेशनलिज्म से लिंक किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ और उसके बाद में फिर आपका नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ, राइट। और इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। फिर इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म पहले आया है और नेशनलिज्म पहले आकर के फिर नेशनलिज्म ने हेल्प किया फॉर द इमर्जेंस ऑफ द टर्म नेशन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बाय नेशन वी रेफर टू अ लार्ज anonymous human community that is brought together by subjective features such as will, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ठीक है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन है नेशन की, ये आप समझ सकते हो। इन्होंने बोला कि बाय नेशन, नेशन से हम क्या समझते हैं, वी रेफर टू अ लार्ज anonymous human community, यानी कि बाय द टर्म नेशन वी मीन्स कि एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी है दैट इज ब्रॉट टुगेदर बाय सब्जेक्टिव फीचर्स सच एज विल, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। तो तीन फीचर्स की बात करें, विल, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी, ये तीन फीचर्स क्या है, सब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ द नेशन। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ द नेशन? देन द ऑब्जेक्टिव फीचर्स सच एज हिस्टोरिक कंटिन्यूटी, हिस्टोरिकली कंटिन्यूटी होनी चाहिए नेशन के अंदर, कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ एंड कॉमन कल्चर, कि यानी कि आपस में पीपल शुड बी इंटरकनेक्टेड, है ना। And ideological features such as nationalism. Now this point is very very important. अगर आपको nation की definition में लिखना हो तो you can write it. The nation से we understand कि ये एक anonymous human community है that is brought together by subjective features. Subjective features में क्या क्या आते हैं आपके, will, consciousness and memory. Objective features में क्या क्या आते हैं, historic continuity, common language, territory, economic life, common culture and ideological features में क्या आता है आपका, nationalism. I hope you have understood this well. आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने बात करी बेनेडिक्ट एंडरसन की और अर्नेस्ट गेलनर की, दो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस के बारे में हमने बात करी। बेनेडिक्ट एंडरसन ने आपकी क्या बात करी, बेनेडिक्ट एंडरसन ने आपका इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में बात करी कि नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, ठीक है। सेकेंडली आपका अर्नेस्ट गेलनर ने क्या बात करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनलिज्म को आपस में इंटरलिंक किया एंड साथ साथ में ये बोल दिया कि नेशनलिज्म पहले आया है और नेशनलिज्म की वजह
नेशन का कंस्ट्रक्शन हुआ है। नाउ अनदर वेरी प्रोमिनेंट हिस्टोरियन इज एरिक हॉब्सबॉम। अब हम एरिक हॉब्सबॉम की बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला? एरिक हॉब्सबॉम हैज पुट लाइट on the concept of nationalism through his work Invention of Traditions. एरिक हॉब्सबॉम का एक बहुत important work है, that is Invention of Traditions. So the term invented tradition is very different from the word custom. इन्होंने एक point बोला कि although many of them consider them as a non-modernist historian, ठीक है, इनको नॉन मॉडर्निस्ट भी कई बार कंसिडर किया जाता है। सो इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस के बारे में इन्होंने बात करी है। द टर्म इन्वेंटेड ट्रेडिशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड कस्टम। इन्वेंटेड ट्रेडिशंस इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस which have certain moral ethical values and continued from the past. कह रहे हैं ये क्या है? एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, एक certain moral ethical values हैं जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट. According to Hobsbawm, these nationalist traditions led to the creation of nation, and nation are constructed by creating/reusing traditions. Hence nations are a product of nationalism. मैं इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, एरिक हॉब्सबॉम ने. उस बुक का नाम है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस. ठीक है, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी. अब उस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि इन्वेंटेड ट्रेडिशंस का मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस. ठीक है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं जिसकी सर्टेन मॉरल एथिकल वैल्यूज है और जो कि कंटिन्यू हुआ है फ्रॉम पास्ट. तो इन्होंने बोला जो नेशन है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. वो नेशन कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है? बाय क्रिएटिंग/रीयूजिंग ट्रेडिशंस. हम अलग अलग ट्रेडिशंस को यूज करते रहे और धीरे धीरे इन ट्रेडिशंस के थ्रू एक नेशन आपका क्रिएट हुआ. इसलिए नेशन किसके थ्रू क्रिएटेड है? नेशन इन इन्वेंटेड ट्रेडिशंस के थ्रू क्रिएटेड है. Hence we can say कि nations are created through nationalism. इन्होंने बोला कि जो ये invented traditions है ना, ये nationalism से linked है. तो invented traditions are created through nationalism. Basically nationalism led to the creation of nation. तो invented tradition को इन्होंने nationalism से लिंक किया और ये बोल दिया कि nations are a product of नेशनलिज्म. तो नेशन कैसे बना? नेशनलिज्म की वजह से ही आपका नेशन बना है. आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा. वी कवर्ड बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गेलनर एंड एरिक हॉब्सबॉम. 3 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस को हमने कवर किया. अब हम फोर्थ पे चलते हैं, दैट इज टॉम नायरन. ठीक है, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी बात सुन लेते हैं. तो टॉम नायरन इज बोथ मॉडर्निस्ट एज वेल एज यूनिवर्सलिस्ट. ये मॉडर्निस्ट भी है और यूनिवर्सलिस्ट भी है. देखते हैं कैसे इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. बेसिकली ये जो डिबेट है कि कैसे इमर्जेंस हुआ, मॉडर्निस्ट का क्या ओपिनियन है ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, कि नेशन कैसे आए, नेशनलिज्म कैसे आए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी हमेशा काम आती है. ठीक है, तो टॉम नायरन हैज एक्सप्लेन्ड नेशनलिज्म एज हैविंग इमैनेटेड नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन सोसाइटीज बट फ्रॉम द कॉलोनियल सोसाइटीज. इन्होंने एक बात बोली कि जो आपका नेशनलिज्म है वो आपका ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन सोसाइटी से ही आया है, बल्कि इन्होंने बोला कि जो कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, कॉलोनियल सोसाइटीज मतलब जैसे ब्रिटिशर्स के लिए हम एक कॉलोनी थे, हमें एक एनेक्स करके लिखा गया था. ठीक है,
तो जो कॉलोनियल सोसाइटीज हैं उसकी वजह से आपका नेशनलिज्म आया है. Now how it came? Tom Nairen has tried to explain it. Tom Nairen is a modernist in the sense that he sees nationalism as a product of the last 2 centuries. इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म जो है ना वो आपका लास्ट 2 centuries में ही आया है. वैसे पहले as such कोई टर्म्स नहीं थे. So he is universalist because he looks at nationalism as a specific feature of the general historical development of the modern world. Now this is very important. इन्होंने क्या बोला कि nationalism क्या है, एक specific feature है of the general historical development of the modern world. Now for Tom Nairen, nationalism is an inevitable and integral consequence of a particular stage of the human development. इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म क्या है, एक इनएविटेबल, एक इंटेग्रल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपका एक इनएविटेबल और एक इंटेग्रल कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेशनलिज्म. ठीक है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेशनलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही सीज नेशनलिज्म एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द अनइवन अंडर डेवलपमेंट इनहेरेंट इन द कैपिटलिज्म. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म आया, उसकी वजह से नेशनलिज्म आ गया. ठीक है, कि कैपिटलिज्म अगर नहीं आता तो नेशनलिज्म नहीं आता. तो इन्होंने बोला कि जो अंडर डेवलपमेंट हुआ वो इनहेरेंट है कैपिटलिज्म में. मैं इसको फिर से एक बार आपके लिए इसका एसेंस ऑफ द थ्योरी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए. सो ही सेड कि नेशनलिज्म किसका कॉन्सिक्वेंस है, कैपिटलिज्म का. कैपिटलिज्म आया और कैपिटलिज्म की वजह से नेशनलिज्म आ गया. सो ये जो कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड का एंड ऑफ द अनइवन अंडर डेवलपमेंट इनहेरेंट इन द कैपिटलिज्म, इन सब की वजह से अब इसका एसेंस समझने की कोशिश करते हैं. सो द वर्ड कैपिटलिज्म क्रिएटेड अ मिथ ऑफ इवन डेवलपमेंट. कैपिटलिज्म की जब कैपिटलिज्म आया ना तो सबको लगा, क्या लगा कि एक इवन डेवलपमेंट होगा. The myth was that gradually capitalism would get diffused throughout the world. ऐसा सोचते थे कि कैपिटलिज्म क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा. But in reality, no such even diffusion was possible. ऐसा सोचा जा रहा था कि कैपिटलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा. The acute humiliation of the unevenness was soon felt in the periphery, the colonial society of Asia and Africa. In other words, capitalism created a system of imperialism and colonialism. Now this is extremely very important. अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरलिंक हो रहे हैं. जैसे कि इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म से एक सिस्टम क्रिएट हुआ. कैसा सिस्टम क्रिएट हुआ, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ इंपीरियलिज्म का और कलोनियलिज्म का. इंपीरियलिज्म और कलोनियलिज्म का एक सिस्टम क्रिएट हुआ थ्रू व्हाट, थ्रू कैपिटलिज्म. तो इनका व्यू पॉइंट समझते हैं. इन कलोनियल सोसाइटीज कैपिटलिज्म ब्रॉट 2 डिफरेंट फेजेस. जितनी भी आपकी कॉलोनीज रही हैं, यानी कि जिसको किसी और कंट्री ने एनेक्स किया हो, दैट इज अ कॉलोनी. ठीक है, तो कह रहे हैं जो कॉलोनियल सोसाइटीज थी इनके 2 डिफरेंट फेजेस आए. whereas it brought wealth, affluence and mobility to the European world, it brought economic underdevelopment and political subjugation to the people of the colonies. जनरली हमारे जो यूरोप के लोग थे उन्होंने ही जगह जगह पर जाकर कॉलोनीज बनाई थी. तो इधर बोला गया है कि एक तरफ तो यूरोप के अंदर तो वेल्थ आया, मोबिलिटी आई, एफ्लुएंस आया. ठीक है,
और मतलब पीपल वर गेटिंग प्रॉस्पेरस, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड अप हुई, बट बोल रहे हैं कि कॉलोनीज के अंदर एक पॉलिटिकल सब्जुगेशन आया, पॉलिटिकली दबाव आया, ठीक है। सो नेशनलिज्म इज अ रिएक्शन टू दिस सिचुएशन। अगर कलोनियल जो लोग थे, ठीक है, वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली सब्जुगेट ना किए जाते, मतलब इंपीरियलिस्ट पावर ने कलोनियल सोसाइटीज को इतना ज्यादा सब्जुगेट किया, इतना ज्यादा डोमिनेट किया, जिसकी वजह से नेशनलिज्म इसका एक रिजल्ट बना। नेशनलिज्म वाज अ रिजल्ट टू दिस सिचुएशन। नाउ दिस न्यू वेंचर, ये टॉम नायरन का व्यू पॉइंट था, ठीक है। Now this new venture created a vertical alliance of the elite and the masses against the foreign domination and united them in a common struggle to get rid of this domination. Nationalism was inherent in this process of joint struggle of the elite and the masses against imperialism. कह रहे कि जो nationalism था ना, वो एक inherent process था, वो इनहेरेंटली आ गया एज अ जॉइंट स्ट्रगल अगेंस्ट द एलीट एंड द मासेस ऑफ द अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट आपका नेशनलिज्म धीरे धीरे डेवलप होने लगा। यानी कि कलोनियल सोसाइटीज थी, वहां पे कलोनियल लोगों को बहुत ज्यादा सब्जुगेट किया जा रहा था और उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली नेशनलिज्म धीरे धीरे डेवलप होने लगा, नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होने लगी कि हमें इस पॉलिटिकल डोमिनेशन से, इस पॉलिटिकल सब्जुगेशन से बाहर आना है। तो बेसिकली कलोनियल सोसाइटीज की वजह से कह रहे हैं कि आपका नेशनलिज्म डेवलप हुआ। टॉम नायरन थ्योरी अप्लाइज टू एंटी कलोनियल नेशनलिज्म इन जनरल एंड इंडियन नेशनलिज्म इन पर्टिकुलर। So Tom Nairn ने किसके ऊपर फोकस किया? He focused on the anti-colonial nationalism. Anti-colonial nationalism को in general में इन्होंने देखा और Indian nationalism in particular, Indian nationalism पे इन्होंने फोकस किया। Some see nationalism as an emanating from within the heart of the capitalism, and some look at as the consequence of the uneven spread of the capitalism and as a reaction to imperialism and colonialism. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म कैसे आया, कैपिटलिज्म आया, इसकी वजह से नेशनलिज्म आया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अनइवनली कैपिटलिज्म स्प्रेड हुआ, इस वजह से नेशनलिज्म आ गया। किसी ने बोला कि जो नेशनलिज्म है ये एक रिजल्ट था टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज एंड द कलोनियल सब्जुगेशन। जो कलोनियल सोसाइटीज को जिस तरीके से सब्जुगेट किया गया था, उसकी वजह से नेशनलिज्म आया, ठीक है। सो दीज आर दी मॉडर्निस्ट थ्योरीज ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। अब हम नेशन के नेशन के बारे में दो और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने नेशन की डेफिनेशन दी है, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। वन इज अर्नेस्ट रेनन is of the opinion that nation is based on will, memory and consciousness. इन्होंने बोला कि नेशन किस पे बेस्ड है? नेशन इज बेस्ड ऑन विल, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस। Who said this? Ernest Renan. Another very prominent scholar, that is Joseph Stalin. Joseph Stalin ने बोला, Joseph Stalin defined the nation as a nation is a historically constituted, stable community of people formed on the basis of common language, territory, economic life, psychological makeup manifested in a common culture. इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो बेसिकली जोसेफ स्टालिन ने आपके नेशन के 5 फीचर्स दिए हैं। नाउ व्हाट आर दीज 5 फीचर्स? इन्होंने बोला कि हिस्टोरिक कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो एक नेशन है। अगर एक कॉमन लैंग्वेज है देन दैट इज नोन एज अ नेशन। अगर टेरिटरी है तो नेशन कह सकते हैं। एक कॉमन ग्रिड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है, यानी कि इकोनॉमिकली वी आर इंटरकनेक्टेड, एंड एक कॉमन कल्चर है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स together constitute a nation. So in the end we can conclude it
सो बेसिकली हमारा जो मेन आंसर था वो यही था कि हमें मॉडर्निस्ट थ्योरीज बतानी थी अबाउट नेशन एंड नेशनलिज्म, अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। सो इसमें आज की क्लास में हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी कि नेशन से हम क्या समझते हैं, नेशन का क्या मतलब होता है, फिर हमने आपको बताया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, और फिर हमने बताया नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला कि नेशन क्या है, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। एक इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में इन्होंने एक बुक भी लिखी, उसका नाम भी यही था, इमेजिन्ड कम्युनिटी। और इन्होंने बोला कि जो नेशन है वो किसका प्रोडक्ट है, नेशनलिज्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, कि नेशन किसकी वजह से बने, नेशनलिज्म की वजह से बने। फिर आपके दूसरे प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, वो है आपके अर्नेस्ट गेलनर। अर्नेस्ट गेलनर ने क्या किया, आपका नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपस में इंटरलिंक किया। इंटरलिंक करके इन्होंने ये बोला, अर्नेस्ट गेलनर ने, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ, उसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, ये आपको मैंने काफी ग्रेटर डिटेल में बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ, फिर उसकी वजह से आपका नेशनलिज्म डेवलप हुआ। और इन्होंने, अर्नेस्ट गेलनर ने एक बात बोली, इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले नेशनलिज्म आया और नेशनलिज्म की वजह से आपका नेशन कंस्ट्रक्ट हुआ। फिर आपके एरिक हॉब्सबॉम आए, उन्होंने भी सेम बात बोली, उन्होंने भी यही बोला कि भाई पहले आपका क्या आया, पहले आपका नेशनलिज्म आया, इन्होंने, और नेशनलिज्म की वजह से आपका नेशन आया। और इन्होंने कैसे बोला, इन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशन की बात की थी। इनकी एक बुक है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस करके, इन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशन की बात करी और ये बोला कि आपका नेशनलिज्म पहले आया। नेशनलिज्म मतलब वो इन्वेंटेड ट्रेडिशंस आए, ट्रेडिशंस की वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुई, नेशनलिज्म डेवलप हुआ, और नेशनलिज्म डेवलप हुआ और फिर आपका नेशन का इमर्जेंस हो गया, इन्होंने ये बोला। फिर आपके अनदर प्रोमिनेंट स्कॉलर आए, टॉम नायरन। और टॉम नायरन ने ये बोला कि जो कलोनियल सोसाइटीज हैं, यानी कि कलोनियल सोसाइटीज में जो सब्जुगेशन हो रहा था, वहां पर क्या हुआ, आपका कलोनियल सोसाइटीज में बहुत ज्यादा सब्जुगेशन था, तो वहां पर सब्जुगेशन हो रहा था, इस वजह से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा नेशनलिज्म डेवलप हुआ और उसकी वजह से आपका फिर नेशन का क्रिएशन हुआ। इन्होंने एक पॉइंट ये बोला कि भाई यूरोपियन, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि यूरोपियन सोसाइटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इस वजह से नेशनलिज्म आया और इस वजह से नेशन क्रिएट हुआ। रादर ही सेड कि कलोनियल सोसाइटीज का इतना ज्यादा सब्जुगेशन हुआ कि जिसकी वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुई और जिसकी वजह से आपका नेशन क्रिएट हुआ। दिस इज व्हाट ही सेड। फिर हमने नेशन की दो डेफिनेशंस को डिस्कस किया, एक अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया, विल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस वाली, और एक मैंने आपको जोसेफ स्टालिन ने जो 5 नेशन के फीचर्स है उसको डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल कि क्या क्या मॉडर्निस्ट थ्योरीज रही है ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्टोरिकली हमने ये कवर किया है, हिस्टोरियोग्राफी को हमने प्रॉपरली इंक्लूड किया है, अलग अलग प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स को आई हैव डिस्कस दिस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको हो सकता है एक बार देखने में समझ में ना आए, आप इसको 2-3 बार देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। If then also you have any queries or doubts, then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. Thank you so much. Thanks for watching. Do like it, do share it. जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप इग्नू MA हिस्ट्री कर रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट, आप BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट, आप MA कर रहे हो, MPhil, PhD, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो कि हर जगह पूछा जाता है। हर जगह मॉडर्निस्ट की क्या थ्योरीज है नेशन और नेशनलिज्म को लेकर, दैट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको नेशन और नेशनलिज्म से रिलेटेड थ्योरी पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव्स के लिए भी पता होना चाहिए। UPSC सिविल सर्विसेज हर जगह के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे
एंड थैंक यू। ओके बाय।